हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आइए देखिए, पता करते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी वायर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। अब आपको वे सर ये तो हम वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को। हालांकि हमारे सिलेबस में पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर is used to compare EMFs of two cells। मतलब क्या है कि आपको दो सेल्स दे दी गई, हमें ये नहीं बताया गया है कि किसका EMF ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम पता करते हैं कि किस सेल का EMF ज्यादा है, किसका कम है। तो एक तो ये एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, इसलिए पोटेंशियोमीटर जो हमारा यूज होता है, हम बताते हैं पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स EMFs ऑफ टू सेल्स। आपको दो सेल्स दे दिए गए और हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर कि किसका EMF ज्यादा है और किसका कम है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में दूसरा भी इसका एप्लीकेशन है, यूज है, और वो क्या है, और टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कि हमें कोई सेल दे दिया गया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल, और फिर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और वो थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वायर। क्या कहता है स्टूडेंट्स कि मान लिया ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, इसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लिया ये दो पॉइंट है ए बी, ठीक है, या फिर ए सी, ठीक है। तो ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ध्यान दें स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मान लो ये दो पॉइंट है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो आप, या फिर ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ये एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ध्यान दें, एक वायर है, इसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो आपको पता है करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ कम होगी तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। जैसे ए और बी के बीच में लेंथ कम है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कम है, और ए और सी जो है इनके बीच की लेंथ ज्यादा है तो इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। समझ ले स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो ए और बी पॉइंट है इनके बीच की लेंथ कम है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और ए और सी इनके बीच की लेंथ ज्यादा है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस between any two points on a wire is directly proportional to length between given points। ठीक है, तो potential difference between any two points on a wire is directly proportional to length between two points। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ कम होगी तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड यहां स्टूडेंट्स कंडीशन भी है क्या कि कांस्टेंट करंट, जो इसमें से आप करंट पास करोगे वायर में से, कांस्टेंट करंट शुड पास थ्रू अ वायर। यानी कि जिस वायर में से आप करंट पास करते हो वो लगातार एक जैसा रहना चाहिए। कि मान लो 2 एम्पियर पास कर रहे हो तो 2 एम्पियर ही पास होते रहना चाहिए। ठीक है, तो
प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट शुड पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये जो आपके पास वायर है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो हर जगह बराबर हो। तो ध्यान दें कि अगर आपके पास कोई एक वायर है जिसकी मोटाई हर जगह बराबर है, उसमें से लगातार एक जैसा करंट फ्लो करता है, तो फिर क्या होगा, दो पॉइंट्स जिनके बीच की लेंथ कम है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम मिलेगा, और दो पॉइंट्स जिनके बीच की लेंथ ज्यादा है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या बताया है, ये बताया है क्या, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब देखिए ये कैसे है, जैसे कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंसिपल लिखा है, ठीक है, ये मैथमेटिकली हम शो करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो हम कहेंगे वी नो, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, सभी को पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, ओम्स लॉ कहता है। ओके स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू I इंटू आर। क्या आपको पता है, R जो होता है वो रो L बाई A होता है, जहां पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, L है उस मटेरियल की लेंथ और A है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L बाई A होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होगा रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, कोई मटेरियल है गिवन मटेरियल, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट होती है, ये तो बदलती नहीं, और हमने यहाँ क्या कंडीशन कही है कि करंट को हम क्या करें, कांस्टेंट रखें, और जो एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो। मतलब रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही एक मटेरियल की, और हम क्या कह रहे हैं कि करंट को भी ना चेंज होने दें, मतलब करंट भी कांस्टेंट रहे और एरिया भी यूनिफॉर्म रहे, यानी कि एरिया भी यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट रहे। इसका मतलब क्या हो गया, इन वेक्टर्स में से तीन वेक्टर, एक तो करंट हमने कांस्टेंट रख लिया, रेजिस्टिविटी होती ही कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट यूनिफॉर्म माना है, तो ये जो तीन चीजें हैं ये तो चेंज होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो अगर लेंथ चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो चेंज होने से रही, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ पे, क्योंकि चेंज तो सिर्फ लेंथ हो सकती है। तो अगर लेंथ ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, लेंथ कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूं, ये रेजिस्टिविटी तो हमेशा ही किसी मटेरियल की कांस्टेंट होती है, और बाकी करंट और एरिया हमने कांस्टेंट मान लिया है। यहाँ पे ये कंडीशन में कह दिया कि प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट शुड पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि करंट कांस्टेंट हो, और यूनिफॉर्म का मतलब भी हर जगह एक जैसा यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पोटेंशियोमीटर को समझने का। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन एक। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का ऑक्सिलरी सर्किट डायग्राम है। ऑक्सिलरी से मतलब है कि भाई आप अगर इसका एप्लीकेशन लेते हो ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स तो भी इतना तो बना ही रहेगा, और अगर आप एप्लीकेशन लेते हो टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल तो भी इतना तो बना ही रहेगा, यानी कि इतना सर्किट तो आपको बनाए रखना ही। ऑक्सिलरी है, ये मेन सर्किट डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि मीटर ब्रिज में आपको बताया था कि एक वुडन बोर्ड होता है, याद है आपको, एक वुडन बोर्ड दिखाया था आपको, लेकिन मीटर ब्रिज में स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग वायर था। कितना था, 1 मीटर लॉन्ग वायर था और एक स्केल थी। ठीक है, बोर्ड था और उस पे 1 मीटर लॉन्ग वायर था। यहां पोटेंशियोमीटर में स्टूडेंट्स जनरली हम 4 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं। वैसे जितनी लेंथ ज्यादा होना
पोटेंशियोमीटर में हम जो वायर लेते हैं उसकी लेंथ जितनी ज्यादा हो उतना ही वो ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देता है, यानी कि उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन ज्यादा हम लेंथ ले नहीं सकते, क्योंकि उस बोर्ड पे हम ज्यादा लेंथ का वायर कैसे लें। अगर हमने बोर्ड सीधा तो बना दिया, मतलब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम 10 मीटर लेंथ तक का वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबा बोर्ड बनाओ तो 10 मीटर लॉन्ग वायर का जो बोर्ड बनेगा, यानी कि 10 मीटर तो एटलीस्ट उसकी लेंथ चाहिए, तो उसको हैंडल करना, रूम्स में रखना बड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम 4 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन 4 मीटर भी काफी लंबा हो जाता है, तो वो भी हम अगर लैब में रखें या कहीं भी उसको रखें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 4 मीटर लॉन्ग वायर को भी हम सीधा नहीं लेते, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसा लेते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, ए है ये पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स मैंने आपको मीटर जो ब्रिज है, मीटर ब्रिज जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया था वहां पे दिखाई थी कॉपर स्ट्रिप्स। तो फिर ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स का यहाँ क्या काम होगा स्टूडेंट्स, मतलब आप ये कह लो कि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। फिर क्योंकि कंडक्टर है तो करंट आगे सेंड कर देगी, वहां तक करंट पहुंचा देगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर 100 से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर, फिर 200 से यहाँ तक 300 सेंटीमीटर, और फिर 300 सेंटीमीटर से यहाँ तक 400 सेंटीमीटर। यानी कि हमने यहाँ पे जो बोर्ड पे वायर लिए हैं वो सीधे नहीं लिए, बस कुछ ऐसे अरेंजमेंट की है कि 1 मीटर लॉन्ग बोर्ड से ही हमारा काम चल जाए। तो एक वायर यूं लिया, फिर कॉपर स्ट्रिप ली, फिर वायर ले लिया, फिर कॉपर स्ट्रिप ली, फिर वायर ले लिया, फिर कॉपर स्ट्रिप ली, फिर वायर ले लिया, ठीक है। आपको ये वाली चीज क्या मिलेगी, इतनी इतनी चीज कहाँ मिलेगी आपको, पोटेंशियोमीटर में। उसके अलावा ये हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए था, मीटर ब्रिज में तो यहाँ पॉइंट बी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंड आ गया था, ठीक है, दूसरा एंड आ गया था, लेकिन इसका दूसरा एंड यहां आता है, यानी कि क्योंकि 4 मीटर हो गया ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो यहां आता है इसका दूसरा एंड, इसलिए हमने पॉइंट बी यहां रखा है। अब इस बीच में आपने वहां भी ए और बी के बीच में, वहां ए और सी के बीच में डाला था। तो चलो यहां हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये है रियोस्टेट। अब आपको कैसे रियोस्टेट का क्या काम होता है, तो आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट करंट शुड पास थ्रू अ वायर, यानी कि आपको लगातार एक जैसा करंट पास करते रहना है। तो अगर करंट कम या ज्यादा होता है तो रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रियोस्टेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। तो सपोज कीजिए सर्किट में आपको लग रहा है कि करंट कम हो रहा है, तो हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। अगर सर्किट में करंट कम हो रहा है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, उससे करंट वापस बढ़ जाएगा। और अगर बाय चांस करंट इंक्रीज कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, करंट नीचे आ जाएगा। यानी कि आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं। दूसरा एमीटर। अब आपको भी सर एमीटर का यहाँ क्या यूज है, तो हम कहेंगे भाई सुनो, एमीटर जो है वो करंट को शो करता है कि सर्किट में करंट कितना है। हमें पता कैसे लगेगा कि करंट बढ़ रहा है या करंट घट रहा है, एमीटर ही तो बताएगा, तभी तो मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले एमीटर ही ये बताएगा कि सर्किट में करंट कितना है, कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जब हम एमीटर से करंट देखेंगे और हमें लगेगा कि चेंज हो रहा है, तो फिर रियोस्टेट की हेल्प से हम उसको वापस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है स्टूडेंट्स बैटरी या सेल। अब आप कहोगे कि करंट 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 हम जिक्र कर रहे हैं, तो करंट आएगा कहां से, तो स्टूडेंट्स ये सेल है जो सर्किट में करंट देता है। इसको हम मेन सेल या ड्राइवर सेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। मेन सेल या ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है इतना, ये स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। इतना तो हमें बनाए ही रखना है। अब चलो ये देख लो, ये क्या बनाया मैंने,
एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां अगर हम मान लें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो ये एक वायर है ना, तो हम यहाँ वोल्ट मीटर ले लें क्योंकि करंट तो इसके हेल्प से फ्लो कर रहा है भाई। ये जो सेल है ना, ये करंट सेंड कर रहा है, तो इस वायर में से होता हुआ करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ से, और ये करंट यूं क्या करता है भाई, फ्लो करता रहता है, ठीक है। जो करंट है वो ऐसे फ्लो करता है, इसके अंदर मूव करता है। ओके, तो देखिए अब आपको बताइए ये वायर का एक पोर्शन है, ये वायर का एक हिस्सा है, मान ले लगभग 40 सेंटीमीटर के नजदीक। तो अगर ये वायर है कुछ, तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, और इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए हमने यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ा है, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर सकता है, ठीक है। और आगे अगर हम कोई सेल ले लें, उसका ईएमएफ वगैरह निकालना हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अब सर्किट डायग्राम बनाया है इसका, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, ठीक है। हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर के, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें हमारा पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। आपने देख लिया होगा स्टूडेंट्स कि ये जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम, ये तो वो का वो है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था मेन या ऑक्सिलरी सर्किट डायग्राम। हमने जो ये नीचे का जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो चेंज किया है, ठीक है। वहां एक वोल्ट मीटर ले रखा था जो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए था, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो सेल्स लिए हैं, एक ये सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, ठीक है, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, इसके साथ में यहाँ की है K1 और यहाँ की है K2, और आगे देखो फिर ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ है स्टूडेंट्स जोकी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसमें मीटर बेस में। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए सबसे पहले हम की को क्लोज करेंगे, ये जो मेन की है ना मास्टर की, इसको क्लोज करेंगे। जैसे इसको क्लोज किया, ये जो सेल है जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं, मेन सेल बोलते हैं, ये सर्किट में करंट सेंड करना शुरू कर देगा, यानी कि ये सर्किट जो है ना, ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है जब आप की को क्लोज कर देते हो। तो अगर कंप्लीट है तो करंट जो है इसमें से फ्लो करता है, ये जो वायर है इसमें से पोटेंशियोमीटर वायर में से होता हुआ, और जो करंट है यहाँ से की क्लोज है, रियोस्टेट, एमीटर, और ये एक राउंड कंप्लीट करता रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेल है, ड्राइवर सेल, मेन सेल, क्योंकि करंट ये सेंड करता है सर्किट में, ठीक है। अब इनका क्या काम है स्टूडेंट्स, क्या होता है जनरली कि भाई जब करंट इस वायर में से जाता है तो क्या है, ये मान लो इतना ही वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है और इसका इसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो V क्या होता है, I इंटू R। अब अगर मान लिया जाए मैं इस की को क्लोज करूं, की को क्लोज करता हूं, ये ओपन रहेगा, तो ये तो यूं मान लो कि सर्किट में ही नहीं है, तो सर्किट बस इतना हुआ, ये वाला सर्किट, क्योंकि ये तो ओपन है, ऐसे करंट जाएगा नहीं, ठीक है। अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है जैसे हमने मीटर ब्रिज में कनेक्ट कर रखा था, ठीक है, और ये जोकी है, अगर मैं इस वायर को यहाँ जोकी को इस वायर के ऊपर ऐसे टच करता जाता हूँ, समझना स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस में तो यही एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आपको एक सेल दे दिया होता, सिर्फ एक सेल, और फिर आपसे कहा गया होता कि इसका ईएमएफ पता करो कितना है, तो आप कैसे करते, देखिए ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो मान लिया 2 वोल्ट बनता है, यहाँ तक का करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस इस वायर का मान लिया 2 वोल्ट बनता है, ठीक है। तो ये जो सेल है ना, ये जो सेल है कहाँ बैलेंस होगा, 2 वोल्ट पे ही जाके बैलेंस होगा, मतलब ये जो सेल है मान लो यहाँ टच किया
तो गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल है उसमें और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनमें डिफरेंस रहेगा, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, मान लिया ये एक ट्यूब है, ये एक दूसरी ट्यूब है। ठीक है, इसमें और इसमें वाटर लेवल का डिफरेंस है। जब तक डिफरेंस रहेगा ना तब तक अगर यहाँ कोई आप ट्यूब जोड़ो तो इसमें से वाटर लिक्विड इसमें से फ्लो करता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इनका लेवल बराबर हो जाए तो यहाँ से फ्लो करना लिक्विड बंद कर देगा। ऐसा ही होता है यहाँ भी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन इस वायर के एंड्स के बीच में है उतने पोटेंशियल डिफरेंस का अगर सेल होगा तो वहां पे आके उस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा। मतलब मान लिया जाए कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और ये सेल भी 2 वोल्ट का है, तो फिर इस पॉइंट पे जैसे जोकी को टच करेंगे तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा कि 2 वोल्ट पोटेंशियल इक्वल, तो डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 वोल्ट का इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 वोल्ट का डिफरेंस आता है। अगर मैं यहाँ टच कराता तो ये 2 वोल्ट नहीं रहता, लेंथ कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता। फिर अगर आप यहाँ टच कराते गैल्वेनोमीटर को तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता। जोकी को यहाँ टच कराते तो इसका ईएमएफ और इतने का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता तो फिर जैसे लिक्विड फ्लो करता है तो यहाँ करंट फ्लो करता। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या? टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हम जो मेन की है उसको क्लोज करेंगे। हम लिखेंगे क्लोज करते हैं किसको? क्लोज द मेन की। जो मेन की है स्टूडेंट्स कौन सी? K1। ठीक है, इसको क्लोज किया है। और ये जो है इसमें से K2 यानी कि दूसरी की को ओपन रख के K1 को क्लोज करते हैं। तो हमने किया नाउ कीपिंग K2 ओपन, यानी कि K2 को ओपन रखा और क्या किया? एंड क्लोज द की। और कौन से की को क्लोज करना है? K1 को क्लोज करना है। सबसे पहले इसको क्लोज किया है ताकि सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाए। ये हम टॉपिक कर रहे हैं टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेन की को क्लोज करना है ताकि इस ड्राइवर सेल के कारण सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाए। ठीक है, तो मेन की को क्लोज करने के बाद सबसे पहले करना है फर्स्ट क्लोज द मेन की के। नाउ अब क्या करना है? कीपिंग K2 ओपन, इसको ओपन रखना है एंड क्लोज द की K1 और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब सर्किट में ये सेल नहीं है, ये वाला सेल सर्किट में है। ठीक है, अब क्या करोगे आप जोकी की हेल्प से इस वायर के ऊपर आप वो पॉइंट ढूंढोगे जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आप यहाँ जोकी को टच कराओगे, यहाँ करा रहे हो तो मान लिया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ कराया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मान लिया इधर कराया है तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, आपने यहाँ टच कराया तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो वो पॉइंट बीच में मिलेगा। तो हम ऐसे करते करते मान लिया 50 पे टच कराया तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 70 पे कराया तो राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट कहीं बीच में है जिसको बोलते हैं नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ऐसे स्लाइड करते करते जोकी को हमने यहाँ टच कराया और मान लिया जाए जब इस पॉइंट को टच कराया है तब गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल ऐसे है, 0 पे है, डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही है। तो मान लिया ये जो पॉइंट है इसकी ए पॉइंट से लेंथ है L या L1। क्या है? L1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? K1 को क्लोज करके K2 को ओपन रखेंगे, ये वाला सेल सर्किट में रहेगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जोकी लोकेट द पोजीशन, उस पोजीशन को ढूंढो ऑन
पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर लोकेट द पोजीशन, उस पोजीशन को ढूंढो, इस मतलब इस पॉइंट को ढूंढो। तो लोकेट द पोजीशन ऑन पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ, जो कि इसकी हेल्प से करोगे भैया, विद द हेल्प ऑफ, जो कि कहां पे लोकेट करोगे, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब जोकी की हेल्प से आप उस पॉइंट को ढूंढो जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलना बंद कर देती है। मान लिया वो लेंथ है L1, तो लेट दिस लेंथ इज, ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो कितनी है, L1। ठीक है, तो आपको पता है, आपने इसका प्रिंसिपल पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि अगर ये सेल इतनी लेंथ पे बैलेंस हुआ है, और आपको पता है, अभी बताया कि ये कहाँ बैलेंस होगा, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, तो ये वहां जाके बैलेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेट दिस लेंथ इज L1, तो इस सेल का ईएमएफ या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये इतनी लेंथ पे बैलेंस हुआ है, और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका ईएमएफ बराबर है यहाँ पे। तो हम क्या करें, देयरफॉर E1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। यानी कि आपको बताया है कि जो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके बराबर है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, L1 के। तो आपको बताया है जोकी की हेल्प से वो पॉइंट ढूंढो जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। मान लिया वो लेंथ L1 है, तो हम कहेंगे लेट दिस लेंथ इज L1। और प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देयरफॉर स्टूडेंट्स E1 इज इक्वल टू KL1, प्रोपोर्शनल है ना, तो कांस्टेंट साइन लगाया, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ये कब किया था स्टूडेंट्स, हमने K1 को क्लोज किया था और K2 को ओपन किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको तो ओपन कर देंगे, ठीक है, और K2 को क्लोज कर देंगे। इसको ओपन कर दिया है, यानी कि अब ये सर्किट में आ गया और ये ओपन हो गया। तो हम दोबारा क्या करेंगे, नाउ क्लोज द की, किस की को क्लोज करना है, K2, कीपिंग K1 ओपन। K1 को क्या करना है, आप लोगों को ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है K1 को। एंड अगेन दोबारा से यही प्रोसीजर रिपीट करना है, क्या करना है, एंड अगेन फाइंड नल पॉइंट को ढूंढना है। नल पॉइंट कौन सा है, जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। नल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ जोकी, ठीक है, जोकी की हेल्प से आपको क्या करना है, दोबारा से उस पॉइंट को ढूंढना है, ठीक है। देखो अगर सेल का ईएमएफ बराबर तो होगा ना, तो उसी पॉइंट पे जाके बैलेंस होगा। लेकिन अगर सेल का ईएमएफ कम ज्यादा होगा, अगर इस सेल का ईएमएफ कम है तो ये कम लेंथ पे बैलेंस होगा, और इस सेल का ईएमएफ ज्यादा है तो ये फिर ज्यादा लेंथ पे बैलेंस होगा, ठीक है। तो हमने जोकी की हेल्प से दोबारा से क्या किया है, उस पॉइंट को ढूंढा है, और मान लिया अब ये यहां पे आके बैलेंस हो रहा है, यहां पे, ठीक है, यहां आके बैलेंस हो जाता है, इस पॉइंट पे आके बैलेंस हो गया। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि भाई ये सेल कम लेंथ पे बैलेंस हुआ था और ये सेल ज्यादा लेंथ पे बैलेंस हुआ है, इसका मतलब कंपेयर तो हो ही गया। कौन से सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, यस, सेकंड सेल का, है ना। तो यहाँ पे हमने
यहाँ जो लेंथ ली है वो यहाँ मैं आगे यहाँ करता हूँ कि वे जो की हेल्प से हमने पॉइंट ढूंढा है। मान लिया लेट दिस लेंथ, ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या है, इज इक्वल टू L2, यानी कि अब जो ये लेंथ है ना ये वो L2 है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की, ठीक है, कितनी है ये L2। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर E2 यानी कि सेल का ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 इज इक्वल टू KL2। इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब अगर 1 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है स्टूडेंट्स, E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2, ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, इसका मतलब ईएमएफ E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 के बराबर आ गया। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जिस अगर आप लेंथ निकाल लेते हो, ठीक है, मान लिया एक मान लिया जाए एक सेल 40 पे बैलेंस हुआ, एक 60 या 80 पे बैलेंस हुआ, तो क्या आया E1 बाई E2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/2। इसका मतलब क्या है कि जो पहला सेल है उससे दूसरे सेल का ईएमएफ 2 गुना है, ठीक है, कंपैरिजन हो गया कि किसका ज्यादा है और किसका ईएमएफ कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था पोटेंशियोमीटर, उसका एप्लीकेशन टू कंपेयर ऑफ ईएमएफ्स ऑफ ए टू सेल्स। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और इस पे और मीटर ब्रिज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझे स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।